नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको भी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर मौका दिया आपसे बातचीत करने का, आपसे सीखने का। सर, हमको आपसे सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है और आपने यू आर समय द दिया बेस्ट। है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, भारत ने सिंधु वाटर ट्रीटी रद्द की, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब जब वो ये ऐलान कर चुका है कि शिमला समझौते को रद्द कर रहा है, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान को होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों को आप समझाएं कि कैसे ये ऐलान करके पाकिस्तान ने आ बैल मुझे मार कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। ये किसी ने आरोप लगाया है कि जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं वो होशियार हैं, क्योंकि वहां की लीडरशिप तो फौज की है, दिमाग तो है नहीं, वो तो बेच बैठे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पहले इंडस वाटर ट्रीटीज के बारे में। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट यूट्यूब सेलिब्रिटीज। उसमें बताता हूँ कि देश का बंटवारा हुआ था 1947 में। जरा चश्मा उतार के सीधा देखता हूँ आपकी तरफ। ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में। 13 साल क्यों लगे थे, अब मैं बताता हूँ। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उस समय जो गोरे का बच्चा था जिसने डिसाइड किया था कि ये हिस्सा इधर जाएगा, ये हिस्सा उधर जाएगा, रैडक्लिफ शैडक्लिफ उसका नाम था। तो उसने क्या किया था, टेबल पर बैठ के नक्शा रखा, एक रूलर लिया, एक पेंसिल ली और लकीर खींच दी कि भाई अब पंजाब का क्योंकि दो प्रोविंस है जिनका बंटवारा हुआ, बंगाल और पंजाब। तो उसने बोला ये चला जाएगा पाकिस्तान को, जिसको हम कहते हैं वेस्ट पंजाब, और ईस्ट पंजाब भारत के पास रहेगा। जब उसने लाइन खींची तो एक चीज जहन में उसके नहीं बाकी लोगों के आई कि जो बहुत ही बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम था ब्रिटिश इंडिया के पंजाब में, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट, कई कनालें थी, कई हजार किलोमीटर एटसेट्रा एटसेट्रा, वो बना रखा था। क्योंकि पंजाब को कहते थे ग्रैनरी, वो तो बिल्कुल ब्रेड बास्केट है, व्हीट बास्केट है। तो फिर लोगों ने ये एहसास किया कि जो हेडवर्क्स हैं कनाल के, क्योंकि कनाल जब बनती है जहां से उसका पानी आता है वहां पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो दोनों माधोपुर और फिरोजपुर भारत में थे। पाकिस्तान बड़ा परेशान हो गया कि ये क्या हो गया, जब ये चाहेंगे ये तो बंद कर देंगे। याद रखिए कि सब 47-48 में जंग चल रही थी दोनों देशों के बीच में। तो फिर पाकिस्तान भागा गया अपने नाजायज बाप के पास। उसको आजकल लिटिल ब्रिटेन कहते हैं, उस समय शायद ग्रेट ब्रिटेन कहते थे। भागा गया कि बचा लो, मेरे को पैदा तो आपने कर दिया है, अब क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, ये होगा वो होगा। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने हम पर दबाव डाला और अमेरिकन ने भी हम पर दबाव डाला उस टाइम पे कि भाई अब देखो ये तो बात बनने वाली नहीं है, और अब जरा है आप डिस्कशन करिए कि भाई इसका क्या किया जाए। तो फिर 9 साल तक ये बातचीत चली और उसके बाद 1960 में ये ट्रीटी पे हस्ताक्षर हुए। वर्ल्ड बैंक को उसमें इन्वॉल्व किया। अरे वर्ल्ड बैंक बेवकूफ को क्या मालूम है, लेकिन याद रखिए कि हम भी एक नया देश थे। हमारे लीडर्स उस समय बड़े आइडियलिस्टिक थे। लोगों ने ये भी कहा है कि उनमें से एक नोबेल पीस प्राइज चाहता था। मैं शांति शांति शांति, किसी औरत का नाम शांति नहीं था, बट शांति एज अ कॉन्सेप्ट उसका उसका जप, उसकी माला जपता था। क्या जो हुआ सो हुआ। अब जब 1960 में हमने ये अग्रीमेंट साइन किया कि ये नदियां तेरी, ये नदियां मेरी, साथ साथ में 6.5 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग, उस समय उससे 125 टन सोना खरीदा जा सकता, आज तो बहुत कम है, वो हमने पाकिस्तान को दिया 10 किश्तों में कि आप अपना कैनाल सिस्टम बनाइए। और हम वादा करते हैं कि हम नहीं रोकेंगे माधोपुर से और फिरोजपुर से। बड़ी अच्छी बात है, वो किश्तों में दिया। 65 में लड़ाई हुई तब भी हमने वो किश्तें नहीं रोकी, तो वो बन गया। तो ये बैकग्राउंड है इंडस वाटर ट्रीटीज का, ये आपका, ये मेरा। अब लोग ये भी कहते हैं कि उसको रद्द करने की कोई प्रोविजन नहीं है ट्रीटी में, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय अग्रीमेंट, एक कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, जिसमें कहते हैं कि अगर हालात बिल्कुल बदल जाएं तो किसी भी ट्रीटी को आप रद्द कर सकते हैं। उसमें अगर रद्द करने का क्लॉज है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हालात बदल गए। आपने देखा किस तरह पाकिस्तान, ये आतंकिस्तान, क्षमा कीजिए नाम भी नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान सारी दुनिया को सता रहा है। सारी दुनिया कहती है आतंक की जड़ यही है। तो हालात बहुत बदल गए, हम कहां से कहां पहुंच गए, वो कहां फंसे हुए हैं। तो अब हमने उनको ये नोटिस दिया है कि हम इस ट्रीटी को अबेयंस में रख रहे हैं। लेकिन अभी जो हाल ही में मीटिंग हुई है, हमने ये भी ऐलान किया कि एक बूंद पानी आपको नहीं मिलेगा। अब मैम, बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तो कारगिल और लेह में स्पेशल एडवाइजर हूँ, कई बार जाता हूँ वहां पर। आपको इतना बता देता हूँ, ये जो टेक्नोलॉजी आज दुनिया में है, ये टनल टेक्नोलॉजी हमारी बड़ी एडवांस्ड है। तो अब कोई डैम, बांध बनाने की, पानी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
नदी बह रही है, ये हमने पहले भी किया, बहुत साल पहले से हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। आप एक सुरंग बनाइए, सुरंग जहां जानी है उसको ले जाइए, पंजाब जाना है, हरियाणा जाना है। पीएम साहब ने कई बार कहा है कि हमारा पानी उधर क्यों जाता है, हमारे अपने किसानों को उसकी आवश्यकता है। जब वो सुरंग तैयार हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा तैयार हो गई है, मैं जानता हूं स्थिति क्या है, लेकिन आई एम नॉट अलाउड टू से दिस, मैं कुछ भी नहीं कह रहा इसके बारे में। तो क्या होता है कि फिर एक ब्लास्ट होता है, एक कॉफर डैम बनता है। कॉफर डैम का मतलब होता है एक ब्लॉकिंग डैम, एक दीवार खड़ी हो जाती है पत्थरों से। अब पानी जो है वो अपनी दिशा ढूंढ लेता है, फिर पानी राइट को जाएगी नदी, लेफ्ट को जाएगी, मैं सिंधु नदी की बात कर रहा हूँ। और फिर देखिए अरे यहाँ तो सुरंग है, वो सुरंग में घुस जाएंगे और वो पानी निकलेगा कहीं और जाके, और फिर जहां इसकी जो फ्लो है वो सब खत्म हो, सूख जाएगी। अब हालात ये हैं पाकिस्तान में, और इसको आप सुनिएगा और आपके दर्शक भी जो लोग देख रहे हैं वो सुनना चाहते होंगे, कि जो सिंधु नदी है वो घूमती फिरती जब पीओ के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाती है, उसके बाद अरब सागर में चली जाती है, उसका डेल्टा सूख गया है। तो जो समुंदर का पानी है, जब एक नदी जो समुद्र में जाती है वो सूखने लगती है, तो समुद्र का पानी आ जाता है, बैक फ्लो उसको कहते हैं। और कम से कम 50 किलोमीटर उस समुद्र का पानी नदी में घुस गया। इसका मतलब नमकीन पानी वहां आ गया, जिसे हम सैलाइन वाटर कहते हैं, में कुछ उगता नहीं है, उसको रेगिस्तान बन रहा है, हल्के हल्के करके वो रेगिस्तान बन रहा है। दूसरी चीज मैम, अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट्स और यूनाइटेड नेशंस ने भी इसके बारे में बात की है कि दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं, हम भी उसमें से एक हैं, वाटर स्ट्रेस्ड उसको कह रहे हैं, जहाँ पानी की कमी है। चाइना भी बहुत बुरी तरह से वाटर स्ट्रेस्ड है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कहते हैं वाटर फैमिन है। वहां पर 1-2 साल के अंदर पीने का पानी वैसे ही नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि सिंधु नदी को इन्होंने बुरी तरह से, क्षमा कीजिए, उसका बलात्कार किया है। पीने के पानी का प्रयोग किया, इरिगेशन का प्रयोग किया, इधर लिया उधर लिया। अब वो सब खत्म हो गया, क्योंकि आप बांध डैम बनाते भी हैं, उसकी फिर सिल्ट आ जाती है ना, मट्टी जमने लगती नीचे पर, आपको कुछ सालों के बाद उसको डीसिल्ट करना पड़ता, वो इन्होंने किया नहीं। मैं इनकी मीटिंग्स में बैठा हूं मैम, और मैंने इन लोगों से कहा है कि देखिए ये जो डेजर्ट इलाका होता है, रेगिस्तानी इलाका, वहां पर हमारे पास तजुर्बा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वहां पर भी खेती बाड़ी हो सकती है, आप चाहें तो हम आपके साथ ये बांट सकते हैं। अजी नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह के करेगा भाई, टाइगर अल्लाह बहुत व्यस्त है, उसके पास टाइम नहीं है, वो दुनिया चला रहा है, वो आपको आके ड्राई लैंड फार्मिंग नहीं सिखाएगा। लेकिन ये हमसे सीखना नहीं चाहते, बेवकूफ लोग। तो अभी क्या हो रहा है कि पानी की कमी ऑलरेडी है, अब अगर हमने बंद कर दिया, मैम ये प्यासे मर जाएंगे, बौखला गए हैं, इसीलिए कह रहे हैं इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। सारी दुनिया चाहती है कि वाटर वॉर्स होंगी, पानी के ऊपर जंग किए जाएंगे, तो ये तो हम जंग करने को तैयार ही नहीं है। हमने तो सिर्फ वो पानी बंद कर दिया जो आपकी तरफ जाता है। उस नदी का नाम है सिंधु, और सिंधु निकलती है भगवान शिव की चोटी से, मानसरोवर से। सिंधु को इस ये ग्रीक लोग ह नहीं कह पाते थे, तो उसको फिर सिंधु बना दिया, फिर हिंदू हो गया, फिर हिंदू से हिंदुस्तान बना। तो ये जो चूहा है देश हमारा पड़ोसी, इसका तो जन्म भी नहीं हुआ था ना 1947 से पहले। हम लोग तो थे, हम तो हमेशा के लिए रहे। तो ये बैकग्राउंड है इंडस वाटर ट्रीटीज का, और कई बार मांग उठी है कि उसको सस्पेंड करो, लेकिन अब हमने सस्पेंड किया, हमने इसको रद्द नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा उसको रद्द करना, और हम वो करेंगे जो हमको करना है। वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो जाए इंटरनेशनल कोर्ट में, इधर जाए उधर जाए, वो नहीं जाएगा, हार जाएगा। हम अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट है उसको बता देंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, की भाई तुम्हारा इसमें कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, तुम घर बैठो, चाय पियो, समोसे खाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द बेसिक थिंग। अब आपने बात की शिमला अग्रीमेंट की, 1971 में आपको याद होगा हमने ठोका था, कई 90-95 हजार पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। तो शिमला समझौते के मेन पॉइंट ये थे कि जो भी इशू होगी हम उसको बायलैटरली डिस्कस करेंगे, और फिर हम जंग नहीं करेंगे। अब आप ही ने रद्द कर दिया, वो तो पूरा आपके फेवर में था। हमने आपको आपकी जमीन लौटा दी थी, हमने आपको आपके सिपाही लौटा दिए। वो तो वन साइडेड था, जो अब लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं, मैंने भी बड़े ध्यान से पढ़ा, आई एग्री, वो वन साइडेड था, उनके फेवर में था। अरे बेवकूफो, जो आपके फेवर में है उसी को आपने रद्द कर दिया। इसका मतलब है कि अब हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। और हम क्या करना चाहते हैं, कुछ हमारी स्ट्रेटेजिक एरियाज थे, हमने लिए थे 71 की लड़ाई में, आपको लौटा दिए थे, अब वो नहीं होगा। मैं बताता हूँ, उस समय मैम एक कोई भुट्टा खाने वाला था, पाकिस्तान का लीडर, क्या नाम था उसका, भुट्टो, भुट्टा नहीं भुट्टो। तो वो जाके जब वापस गया तो कहता है मैं जीत के आ गया हूँ, जो कुछ हम लोग आप लोग फौज हार गई थी मैदान जंग में, मैंने नेगोशिएटिंग टेबल पे जीत। उसके अपने बयान थे इसके बारे में कि मैं जीत के आ गया हूँ।
ये बैकग्राउंड है कि आपने अपने पैर पे, जैसा आपने सही कहा, इन बेवकूफों ने कुल्हाड़ी मारी है और अब ये बहुत पछताएंगे। मैम, अब आपने और बाकी टीवी चैनल्स ने पहलगाम में क्या हुआ ये सब जानते हैं। मैं इसको P3 कहता हूँ। पहला एक पठानकोट में हुआ था P1, उसके बाद पुलवामा में हुआ P2, अब पहलगाम में हुआ P3। अब हमें इंतजार है P4 की। P4 होगा पाकिस्तान में। तो अब आप जब इसको देखेंगी कि आपने बता दिया क्या हुआ है, 28 लोग मर गए, 27 लोग मर गए, इतने घायल हुए। मैं एज ए डिप्लोमेट, 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल मुझे हो गए डिप्लोमेसी। क्यों हुआ ये, मैं ये समझने की, क्या हुआ तो आप बता देंगे क्यों, मानसिकता क्या थी। 3 चीजें समझ आती है। एक तो वो बेवकूफ है जो इनका आर्मी चीफ है, वो मेरा नहीं ख्याल उसका दिमाग सही है। 20वीं शताब्दी में 1900 से लेकर 1920 तक एक सोमालिया एरिया जहां मैंने काम किया है, एक वहां का रिलीजियस लीडर था, वो फौजी भी था, जनरल भी था, उसने दरविश मूवमेंट की स्थापना की थी, वो हर चीज था, वो हाजी भी था, वो हाफिज भी था, कुरान को बहुत पढ़ता था। उसका नाम था, उसको कहते थे मैड मुल्ला मोहम्मद। और अब ये जो गधा है पाकिस्तान में, इसका नाम है मैड मुल्ला मुनीर। अरे ये करने की क्या जरूरत थी, क्यों जरूरत थी उसके लिए? क्यों? जो भी आर्मी चीफ आता है पाकिस्तान में, पहली चीज कहता है मैं आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं दुनिया पे हुकूमत करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो ये गधा भी ये कहता है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी आए थे उनको भी ये कह रहा है, देख लो उनकी इतनी बड़ी फौज है, हमारी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, मैं। और फिर कुरान से कोटेशन करता है अरबी में। गधे को अरबी भी बोलनी नहीं आती, मैं तो फ्लुएंटली अरबिक बोलता हूँ, पता मैं समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है। भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हम ये करेंगे। फिर बलूचिस्तान का शब्द इस्तेमाल करता है, माफ कीजिएगा, दोस्त ब्लडी टेररिस्ट। अरे यार कुछ तो शर्म कर, इस तरह की तो भाषा यूज करता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। टाइगर, तेरी फौज पिट रही है बलोचिस्तान में, भाग के आ गए हैं। तो ये पहला था बताने के लिए। हर आर्मी चीफ ये करता है, चाहे 65 की वॉर हो, चाहे 71 की हो, चाहे कारगिल की हो, चाहे बीच में जो भी नया आर्मी चीफ आता है वो कहता है बस मैं आ गया हूं ना, अब सारी दुनिया में पाकिस्तान की तब खुशहाली ही खुशहाली, अब तो मौजा ही मौजा। दूसरी चीज में 80% कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था पर्यटन टूरिज्म पर डेवलपमेंट। अभी कुछ सप्ताह पहले मैं गया था, श्रीनगर में था, मैं पहलगाम नहीं गया। वहां पर मैं जहाँ कह रहा था मैं ठहरा था, तो मैंने सोचा वहाँ कितने 5 स्टार होटल में जाके पता तो करूं। अब सुनिए, मैं वहां गया तो रिसेप्शन पे मैंने पूछा कि भाई एक रात के लिए कमरा मिल जाएगा? बोले अभी तो बुक है लेकिन परसों हो सकता है कैंसिलेशन। मैंने कहा कितना चार्ज? 45,000 रुपीज पर नाइट प्लस टैक्स। 45,000 रुपए पर नाइट प्लस टैक्स। मैंने कहा अच्छा मुझे 5 दिन के लिए चाहिए। मैं भी जरा समझने की कोशिश करा, कहती 5 दिन, अच्छा फिर आप दिसंबर में आइए, तब तक हम फुली बुक। इसका मतलब द नंबर ऑफ टूरिस्ट 2 करोड़ से ज्यादा गए थे पिछले साल। मैम सीट नहीं मिलती थी जहाज में। 60,000 50,000 की। मैं देश की राजधानी में रहता हूँ, दिल्ली टू श्रीनगर। इसका मतलब टूरिज्म वाज रिवाइविंग विद द बैंक। उधर आग लग रही थी क्योंकि उनके इलाके में कोई जाता नहीं, जो गैर कानूनी तरीके से उन्होंने कब्जा कर रखा है, जिसको हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां कोई नहीं जाता। वहां का तो एक एयरपोर्ट ऐसा है कि जहाज जहाज अपने आप गिर पड़ेगा अगर लैंड करने की कोशिश की। तो श्रीनगर में तो आप यकीन नहीं करेंगे मैम कितना मुश्किल है फ्लाइट लेना। तो टूरिज्म रिवाइव हो रहा था। जब मैं वहां पे था, मेरा एक ड्राइवर था, उसका नाम भी वानी था। तो मैंने कहा कि आप पूरा दिन मेरे साथ, जान के मैंने लोकल ड्राइवर लिया। मैंने कहा कल भी रहेंगे? कहते सर माफी चाहता हूँ, मेरी तो बहुत देर पहले की बुकिंग हो गई है। मैंने कहा कौन है? तो कहता है कोई कर्नाटक से आ रहे हैं टूरिस्ट, मेरा उनके साथ है। तो मैंने कहा तो मजा आ रहा है? कहता है अब तो खुशहाली ही खुशहाली है, अब सब ठीक हो गया यहाँ पर। सो टूरिज्म वॉज रिवाइविंग, वो उनको तकलीफ हो रही थी। और तीसरी चीज में जो मेरा मानना है, 57 देश हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, पाकिस्तान का कोई समर्थन नहीं करता। एक वो बेवकूफ तुर्की वाला है वो करता है, लेकिन एक 58 देश भी है जो अब इस्लामिक बनने वाला है। उसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक। वो अपने आप को बड़ा मुसलमान समझता है। उसने 15 लाख मुसलमानों को तो जेल में डाल रखा है, वीगर मुस्लिम को मैं अल्लाह 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 बहुत बकवास करता है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान ने उसको संदेश देने की कोशिश की। ये मेरा मानना है कि बहुत सालों तक, मैम जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी 1973 में, बहुत सालों तक सारी दुनिया भारत और पाकिस्तान को एक ही टोकरे में रखती, इंडिया पाक, इंडो पाक इक्वेशन के। अब क्या हुआ है, पिछले 15 साल से हम उस टोकरे से बाहर निकल गए, हम दूसरे टोकरे में चल गए हैं। लोग चाइना प्लस या इंडो चाइना, इंडिया चाइना इक्वेशन की बात करते हैं।
पाकिस्तान अकेला रह गया, लोग बात करने लगे AFPAC, अफगानिस्तान पाकिस्तानी क्वेश्चन। तो अब जब पाकिस्तान ने देखा कि ये क्या हो रहा है, भारत तो मेरी टोकरी से निकल के चाइना के पास चला गया, तो वो चाइना दौड़ा गया, मालिक, मेरे आका, मेरे हुजूर, मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, देख मैं अभी वापस लाता हूँ भारत को इस टोकरी में, तेरे मुकाबले का कौन है? अरे अमेरिका तेरे सामने क्या, बस तू मेरी मदद करता रहा, मेरे पास खाने पीने को नहीं है, थोड़ा सा नहीं। तो चीन की छाती चढ़ी, कर दे जो करना है। ये उसने गधे ने किया चाइना को खुश करने। मेरा मानना है चाइना को मालूम था क्या हो रहा है। फिर हमास की अब रिपोर्टें आ रही हैं, आप लोगों ने बताया हमास के आतंकी वहां आए थे। हमास की स्पेशलाइजेशन होती थी टनल बनाने में। मैं तो गया हूँ गाजा में, मैं उसको गाजा मेट्रो कहते थे, जो सुरंगें उन्होंने बना रखी थी। हमारी टेक्नोलॉजी दूसरी है, फॉर पीसफुल पर्पसेस, उनकी टेक्नोलॉजी जंग के लिए है। वो तो खत्म हो गया हमास, हिजबुल्लाह भी खत्म हो गया है, हूती फूती थोड़ा बहुत शोर मचाते हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं। ईरान डरा हुआ है। अब देखिए, परसों खबर आई कि ईरान के विदेश मंत्री, उसका नाम है बाबरची या काकरची, ऐसे कुछ नाम है, तो वो बाबरची साहब बोले मैं मध्यस्थता करूंगा। टाइगर, तेरे से पूछा किसने? मैं बताता हूँ किसने पूछा। पाकिस्तान उसके पास दौड़ा गया है कि भाई बचा ले मुझे, आपके संबंध भारत के साथ अच्छे हैं, उनको बोल मुझे माफ कर दे, नहीं तो ऐसे मध्यस्थता कोई नहीं करता। मैं जो कहते हैं ना मीडिएशन, मीडिएशन अगर आप और मेरे बीच में अगर हम लोगों के कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई डिस्प्यूट है, तो मीडिएशन वही होगी जब मैं स्वीकार करूंगा कि भाई तू भी कर, आप स्वीकार करते हैं कि भाई आजा मीडिएशन कर। हम तो तैयार नहीं है, तो कहते हैं हम बायलैटरली जो कुछ है हमें करना है हम करेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। वो भी खामोश हो गया। बीच में आपको मालूम है कि पाकिस्तान ईरान एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फेंक रहे थे, फिर वो ईरान का विदेश मंत्री पुराना राष्ट्रपति गया पा, ओ माय डार्लिंग डार्लिंग, हम तो ब्रदर कंट्री हैं, सिस्टर कंट्री हैं, तो समझौता हो गया, 5 मिनट के बाद फिर मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी। तो दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस इन द इस्लामिक वर्ल्ड मैं देखता रहता हूँ, माय डार्लिंग माय स्वीटहार्ट, ये चलता नहीं है। सो दैट इज अ नॉन स्टार्ट। अब मैं आपको मध्यस्थता की एक चीज और बताता हूँ। एक होता था क्रिकेट खिलाड़ी, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, आजकल जेल में बैठा, पता नहीं उसका नाम क्या, मैं भूल रहा था, बुढ़ा हो गया, मैं भूल रहा था। तो वो गया था अमेरिका, और वहां पे उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, क्षमा कीजिए डोनाल्ड ट्रंप, जो आज भी राष्ट्रपति है, मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बोले कि जब मैं मीडिएट करूंगा डिस्प्यूट में, तो हमने, हमारे पीएम साहब की स्टेटमेंट था, पब्लिक स्टेटमेंट, कि भाई आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं, जब आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे। उसके बाद ट्रंप साहब सीख गए और बोले कि मैं मीडिएशन की बात करता हूं अगर दोनों लोग मेरी मीडिएशन चाहते हैं। कहानी खत्म, वो भी खत्म हो गई। तो मेरा अब स्पष्ट रूप से जो लोग हैं, भारतीय हैं, विदेशी जो आपका चैनल देखते हैं, आश्वासन देता हूं कि अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, अब जो करना है हम खुद करेंगे। और फाइनली मैं टू कंक्लूड एक स्टेटमेंट में, पाकिस्तान का जिंदा रहना दुनिया को कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान का गायब हो जाना दुनिया का कोई नुकसान नहीं। सर, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार उम्मीद से भी ज्यादा, कल्पना से भी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा आतंकवादियों के आका को। और हमारे देश ने, आप देखिए कि सभी देशों के लगभग 25 से 26 देशों के डिप्लोमेट्स को बुलाकर सब कुछ बताया पहलगाम में क्या हुआ। तो जो घेरेबंदी पाकिस्तान की हो रही है वो कल्पना से कहीं ज्यादा हो रही है। अभी आप देखिए, सुबह सुबह की खबर है कि वो जो बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने भी पाकिस्तान के 10 से 12 सैनिकों को मार दिया है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया है, भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये सारी हरकतें जो पाकिस्तान कर रहा है, तो चौतरफा घिरेगा इस बार, अकेला भारत ही नहीं होगा उसके। मैं आपको बता, जो विदेश मंत्रालय में हम लोग बनाते हैं डिप्लोमेट्स को, मैंने कई बार किया अपने करियर में, हम लोग उनको बताते हैं अगर कोई ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति हो तो हम बताते हैं कि भाई ये ब्रीफिंग है, ये हुआ, ये हो रहा है हमारी तरफ से, ताकि वो अखबारों के ऊपर भरोसा ना करें, यूट्यूब चैनल्स पे ना करें, सोशल मीडिया पे ना करें, कि भाई सच्चाई ये है हमारी तरफ। फिर वो अपने कैपिटल्स को, राजधानियों को रिपोर्ट करते हैं कि हमें बुलाया गया, ये हमने जिनको बुलाया चुन चुन के बुलाया। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं महत्वपूर्ण कंट्री, जैसे रूस हो गया या अमेरिका हो गया, कुछ और हुए, हम उनको अलग से ब्रीफिंग देते। ये मैंने कई बार किया है, बुलाया कि भाई ये सुनिए, ये सुनिए, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एक्सेट्रा। जब हमारे विमान का अपहरण हुआ था तब भी हमने उनसे कहा, कुछ लोगों को बुला के कहते भाई अगर आपका कुछ इन्फ्लुएंस है तालिबान लोगों पर, या जो लोग हमारा हवाई जहाज उठा के कंदाहार ले गए, तो उनको बताइए छोड़ दें, ये चीज अच्छी नहीं। ऐसी कई बार हम ही नहीं करते, सारे देश ये करते हैं, हमसे कहते हैं इसको सजेस्ट करो, इससे सुझाव दो। पाकिस्तान का अकेलापन, आइसोलेशन अब क्लियर है। एक तो वो टर्की वाला है जो दुनिया का सुल्तान बनना चाहता है, उसकी अपनी आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई है, बेकार हो गई है। चीन के बारे में आपको बता देता हूं मैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कस्टम्स ड्यूटी चीन पे लगाई है, चीन बौखला गया है।
तो उसका जो राष्ट्रपति है उसका नाम मैं भूल जाता, टिंग टिंग पिंग पोंग डिंग डोंग टिंग लिंग, जो भी उसका नाम है, वो हमारे राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखता है, अरे मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ भारत से और अब हमें ये करना चाहिए वो कर, उनका राजदूत भी यहाँ जाता फिरता है, कोई टैक्सी ड्राइवर मिल जाए, सुनो जी हम दोस्ती चाहते हैं भारत के साथ, ये वो टैक्सी ड्राइवर का क्या लेना देना तेरे साथ, पागल हो गए। उनको पता है कि अगर हम अमेरिका का साथ ना दें, जो इसको आप ट्रेड वॉर्स कहते हैं, मैं तो कंपेटिटिव टैरिफ कॉन्फ्लिक्ट कहता हूं, अगर हम अमेरिका का साथ ना दें तो उसका इफेक्ट बहुत कम होगा। देखो ये मालूम है कि इतनी बड़ी मार्केट भारत की है, और अगर कोई भी चीन के साथ टक्कर ले सकता है और ले चुका है, उसको पराजित किया है, वो भारत के 140 करोड़ लोग हैं। तो चाइना अब हमारी तरफ स्वीट हार्ट, मैं आपके बूट पॉलिश कर दूं, मैं आपके कपड़े धो दूं, वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हम उन पे भरोसा करते हैं, सवाल नहीं पैदा होता। पाकिस्तान से वो परेशान हो गया है। प्राइवेटली आई डोंट माइंड शेयरिंग यू, हमें क्या कहते हैं कि देखो यार, हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, हमारी जो समस्या है भारत और चीन की, एक बार उनका समाधान हो जाए तो हमारे चाय के प्याले में एक मक्खी गिरी पड़ी है, उसका नाम पाकिस्तान है, हम उसको निकाल के बाहर फेंक, हमारा क्या लेना देना है उस देश के साथ। और ये गदर शदर जो बंदरगाह पोर्ट बनाया है वो चल नहीं रहा मैम, और हमारे कुछ अपने देश के अंदर ऐसे हमारे अंदरूनी दुश्मन भी तो है ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहेंगे अजी देखो उसने ये बना दिया, उसने टोटा फोटा बना दिया, अरे टोटा फोटा बना के वो क्या करेगा, गदर शदर बना के कुछ नहीं होने वाला। अब तो वो जो उनका क्या कहते हैं, चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर, सीपेक कहते हैं ना, एक्सप्लॉयटेशन ही इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी खत्म हो रहा है, मर गया है, क्योंकि उसके मेन जो था जिसको हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं वो बिजली का उत्पादन था। चलिए चीनी कंपनियों ने पैसा लगा के जो हम कंस्ट्रक्शन करते जिस रेट पर, उससे 5 गुना ज्यादा चीनियों ने किया, ठगते हैं, उनका तो एक ही भगवान है, वो है पैसा। अब ले लिया, बना दिया, बिजली उत्पादन शुरू हो गई, फिर कहते हैं कि बिल जो हमारे हैं उसको भरो तो सही। फिर चीन, अरे मेरे डार्लिंग, मेरे आयरन ब्रदर, मेरे मेरे पास पैसे का, आपने बिजली तो हमें दे दी, अब मुफ्त में दो ना प्लीज ना, आप तो अल्लाह के लोग हो, आप तो इस्लामिक बनने वाले हो। देखिए दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, चीन कहता है सॉरी ये सब नहीं चलेगा, ये आप अपने घर में रखिए ब्रदरहुड और ये और वो, आप पैसे लाओ, पैसे पैसे नहीं है, तो इसलिए वो भी अब बिल्कुल खत्म हो गया। $1 चीन की तरफ से अब नया नहीं जा रहा, जो उन्होंने वहां दे दिया था वो फंस गया है, वो वापस निकालेंगे कुछ ना कुछ करके जरूर वहां से। तो चाहे पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से आइसोलेट हो गया मैम, 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार, और तीनों के लीडर से मेरी बातचीत हुई है, किनसे हुई है, लेट इट बी, तीनों ने यही कहा है कि वी आर सॉलिडली बिहाइंड यू, जो आप करना चाहते हैं वी विल अंडरस्टैंड। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ करना चाहते हैं, वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ 80 साल की बुढ़िया बेकार की है, निकम्मी है, जो आप करेंगे वी विल अंडरस्टैंड, हम अगर आपकी मदद कर सकते हैं वी विल डू इट, हमें मदद नहीं चाहिए इनकी, बट दे आर रेडी। गुडविल भारत के लिए इतना है इन देशों में, 120 देश जिसको हम कहते हैं ग्लोबल साउथ, हर साल एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की हम मीटिंग करते हैं, हम उसके लीडर हैं, वो लोग हमें स्वीकार करते हैं कि यस हम भारत से मोहब्बत करते हैं। अब हमारे नेबरहुड में देखिए श्रीलंका, एक टाइम था जब वो पक्षे पक्षे जो था उनका लीडर, वो तो चाइना माई डार्लिंग माई स्वीट हार्ट, जब उसको नौकरी से निकाल दिया, चीन नहीं गया था, पहले अमेरिका मॉलडीव्स गया था, मॉलडीव्स ने 2 जूते मार के भगा दिया, फिर सिंगापुर चला गया, वहां पे फिर आत्मसमर्पण कर दिया। तो श्रीलंका भी लाइन पे आ गया, भारत के बारे में आजकल कितनी अच्छी कविताएं लिखता है, मॉलडीव्स लाइन पे आ गया, वो मुज्जू फुज्जू भी लाइन पे आ गया पूरी तरह। नेपाल ने देख लिया कि हम उसको कितना तमाचा मार सकते हैं, अब वो राजा साहब वापस आ गए हैं तो नेपाल का बैंड बना हुआ बजा हुआ है। म्यांमार, आप ये भी जानते हैं कि हमारे संबंध उनके साथ, हमने कभी भी किसी का पक्ष नहीं लिया, बोला है कि जो कुछ आपको चाहिए हम करेंगे। सरकार इस समय मिलिट्री के अजी 90% वो आतंकियों के पास है, या फ्रीडम फाइटर्स के पास है, 10% जो है वो सरकार के पास है, जो कुछ है, जो उनकी सरकार है वो तो सरकार है, हम उनके साथ डील करते हैं। वहां पे जब अर्थक्वेक हुआ था हाल ही में, आपको याद होगा मार्च के महीने में, सबसे पहले मदद करने के लिए हम गए थे। तुर्की में जो हुआ था, भले ही तुर्की का जो बेवकूफ है हमसे हमें गालियां देता है, सबसे पहले हम गए थे। सीरिया में सबसे पहले हम गए थे। तो भारत की छवि इतनी अच्छी बन चुकी है, भारत पर भरोसा करते हैं। चाणक्य ने कहा था मैम कि अगर आप किसी के साथ डील करना चाहते हो तो 4 स्टेप, साम दान भेद दंड। साना का मतलब होता है परसुएशन, कोई फायदा नहीं है इन गधों से बात करने का। दूसरा होता है दान, इकोनॉमिक मेजर्स, वो तो कटोरा उनके हाथ में चला गया है ना, वो तो भीख मांगते हैं। सऊदी अरेबिया वाले मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के एक्चुअल रूलर हैं, उनके कुछ इर्द गिर्द लोग हैं मेरे बहुत
अजीज दोस्त है, कहते हैं हम लोग फोन नहीं सुनते जब वहां का कंट्री कोड आता है, क्योंकि हमें मालूम है भीख मांगेगा। तीसरी चीज उसने कही थी कि भेद, इस्लामिक कोऑपरेशन 57 कंट्रीज एक भी इनके साथ नहीं खड़ा, उसको टर्की को छोड़। सब जानते हैं कि पाकिस्तान इज एन एम्बैरेसमेंट। फिर आता है दंड, इकोनॉमिक दंड हमने दे दिया है, पानी का दंड अब हम दे रहे हैं, अब बचता है मिलिट्री दंड, वो भी बहुत जल्दी आ रहा है। आपको एक चीज और बता देता हूँ, और ये आज मैं पहली बार आपके चैनल पर कह रहा हूँ। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, तो जिस बिल्डिंग में वो रहता है वहां पर इट्स एक्सपेंसिव बिल्डिंग मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में। तो वहां पे कह रहा था, एक दिन मुझसे पूछा कि डैड आई लिव इन दिस एरिया, तो एक साथ में अपार्टमेंट है, तो वहां पे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट का है। मैंने कहा अच्छा स्टूडेंट कैसे, हाउ डज द स्टूडेंट अफोर्ड दिस? कहता है डैड उसका फादर कोई जनरल है पाकिस्तानी आर्मी में। मैंने कहा मैं समझ गया होगी अफोर्ड से। और अब मुझे सुनने में आया है कि जनरल साहब भाग के वहां पहुंच गए अपने बेटे के पास, पता नहीं वीजा उनको किसने दिया है नहीं दिया, आई डोंट नो। या अब आप ये भी सुन रही हैं कि बहुत से पाकिस्तानी लीडर्स अपनी फैमिलीज को भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? मेरे कुछ अफगान दोस्तों ने कहा है कि उनके सीनियर आर्मी ऑफिसर्स अफगानिस्तान चले गए छुपने के लिए, कि अगर भारत आएगा तो ठोकेगा। इतनी बुरे ताकत क्या है हमारी नेवी, तो आपको पता है एक्टिव हो चुकी है। हम सब बंद कर देंगे, किसी को उनके साथ ट्रेड नहीं करने देंगे। लेकिन अभी मैंने को किसी ने सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज भेजा कि कह रहे हो जी पाकिस्तान के साथ चीन है, बांग्लादेश है। और यार चुप कर कुकड़, चीन को क्या दुश्मनी है मेरे साथ, पंगा लेगा मुझसे? चीन का फोकस इस समय ताइवान पे है, बांग्लादेश का फोकस गृह युद्ध को खत्म करने पर है। मेरे साथ तो क्यों पंगा लेना चाहता है? क्योंकि जब भारत मारेगा इस बार तो बख्शेगा नहीं। सो मेरा मैंने जो आपने कहा है बिल्कुल, पाकिस्तान इज टोटली आइसो, बौखला गया है ना, व्हेन यू आर अलोन, कोई बातचीत करने के लिए नहीं है। और उसका जो क्या है रक्षा मंत्री है वो कोई पाजा पाजा, हाँ, तो कहते हैं जी आपको एक इंटरव्यू में दिमाग खराब उसका, हाँ जी हमने बेईमानी की है, हमने आतंक किया है, क्योंकि 30 साल से हम तो अमेरिका के लिए आतंक कर रहे थे, हम तो ब्रिटेन के लिए कर रहे थे। और टाइगर, उनकी सरकारें इतनी नाराज हो जाएंगी कि तूने ये खुलेआम कह दिया, बेवकूफ है, समझ नहीं आती इसको क्या बोल रहा, या तो चरस खाता है या डरा हुआ है। और फिर हाँ अगर अगर भारत कुछ करेगा मैं बदला लूंगा। और टाइगर तेरे ऊपर आरोप किसने लगाया? हमने कब कहा है कि बाद में तुमने शुरू कर दिया? शुरू शुरू में आपको पता है कोई और था, वो जिसको हम पकड़ के लाए थे, क्या नाम था, फुरफुर राणा, ऐसे ही कुछ है, वो अमेरिका से लाए थे उसको, जो 26/11 में इन्वॉल्व था। हाँ वो फुरफुर राणा, तो फुरफुर राणा के बारे में इन्होंने शुरू कर दिया, वो जी हमारा आदमी नहीं है। वो किसने बोला है तेरे को कि तेरा आदमी है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुझसे पूछा किसने? हैमलेट में जो शेक्सपियर का रोमान है उसके अंदर एक सीन होता, तो एक महिला वहां पे कहती है जी मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो फिर एक कैरेक्टर कहता है यार इस पे आरोप किसने लगाया, ये क्यों बोल रही है कि मैंने नहीं किया मैंने? तो मी थिंक्स द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच, मी थिंक्स, वो इतना क्यों डिनाई कर रही है? अरे आरोप तो लगने दो तब डिनाइल करो, दिमाग खराब, गिल्टी कॉन्शियंस। और अब तो पाकिस्तान के लोग भी हैं, मेरा मानना है मैं कि ये जो मैड मुल्ला मुनीर है, इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है जो इसने, और ये जो आए थे ना आतंकी, ये पाकिस्तानी फौज के, ये सब बकवास है कि वो लश्कर तौयबा और इल्ले बिल्ले और मुन्नी मुन्नी इनके थे, बिल्कुल नहीं थे। ये रेगुलर आर्मी के थे, ये आए हाईली ट्रेन थे, मोटिवेटेड थे, मारे जाएंगे सब, आए हैं। और ये मुनीर ने भेजा है इनको। और अब क्या है कि पाकिस्तानी लोग समझ गए कि अगर जंग हुआ इस आदमी के कारण, देश हमारा पिटेगा, बर्बाद होगा, ये मुल्ला भाग जाएगा। मैं या तो उसके लोग इसको मार देंगे, फौज के लोग, या पाकिस्तान के लोग इसको बाहर निकाल देंगे। मुल्ला ने अपना मुंह नहीं खोला, देखा है आपने, पिछले कुछ दिनों से खामोश बैठा है। ये भी पता लगा है कि हॉस्पिटल में है क्योंकि पेट खराब हो गया उसका, तो ये क्या हो गया, मैं क्या कर बैठा। देखो जो एक एक्शन आप ले चुके हो, अब उसको आप वापस नहीं ले सकते। पीएम साहब ने 3 चीजें कही, भारत के प्रधानमंत्री, 3, मैडम जो स्पीचेस वो देते हैं मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ, बिकॉज ही मीन्स व्हाट ही सेज व्हाट ही मीन्स। 3 चीजें मेरे दिमाग में है। एक, उन्होंने कहा था कि पाताल से भी हम ढूंढ निकालेंगे, याद है आपको? फिर उन्होंने कहा था जब हमला हुआ था, हमारा सिद्धांत है घर में घुस के मारेंगे। और तीसरा उन्होंने अपने बारे में कहा था, मेरी फितरत है चुन चुन के हिसाब लेना। ये याद रखो, जो ये कहता है सुनो बड़े ध्यान से बेवकूफो, क्या पीएम साहब ने कहा था। आप लोग तो सब कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं एक लाइन ऐड करता हूं, नरेंद्र है तो निश्चित है।
सर पाकिस्तान को तो डर ये सता रहा है कि वो जो राग अलापता रहता है, क्योंकि ये जो मुनीर है इसने भी तो कहा ना कि कश्मीर तो हमारे गले की नस है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो मुझे तो लग रहा हम है कि काट नस देंगे गले का की टाइम आ नस, गया सीधी है। सी बात है। हम कब कहते हैं कि ये हमारा इलाका है? अरे तू क्या डिफेंड करेगा उसको? क्या डिफेंड कर रहा है? जो कश्मीर का इलाका मेरे पास है, तूने कई बार लेने की कोशिश की है, तू लगा रहा है। मैम इसको कहते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और मैं इसका आपको बताता हूँ एक उदाहरण, ये भी मैं देता हूँ भाई। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का क्या होता है कि एक बीमारी लग जाती है। हम्म। अब मुझे मालूम है कि इथियोपिया और इरिट्रिया में जब उनका बंटवारा हुआ था, मैं वहीं था, तो वो लड़ते रहे एक छोटी सी जमीन के ऊपर। वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बनी, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। फिर एक दिन इथियोपिया की प्राइम मिनिस्टर, उनको नोबेल प्राइज भी दिया था, अबी अहमद, मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा हम लड़ क्यों रहे? उन्होंने फोन किया इरिट्रिया के राष्ट्रपति को, जो उनका कजन है। बोले कि क्यों लड़ रहे हैं हम? उसने कहा मुझे क्या पता, तुम लड़ रहे हो, 20 साल से इतने लोग मर गए। कहते हैं जरा बॉर्डर पे, और डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, जंग खत्म होगी वहां। बाद में कुछ और हुआ तो अलग बात है। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक चीज होती है, पीछे पड़ जाओ उसके, इसके अलावा मेरी जिंदगी नहीं है। अरे भाई, मेरे पास भारत में मैम आप जैसी बेटियां जिस देश के पास है, मेरी प्रायोरिटी क्या? मेरी प्रायोरिटी है आर्थिक विकास, मेरी प्रायोरिटी है एजुकेशन, मेरी प्रायोरिटी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मेरी प्रायोरिटी है कि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, देश को खुशहाली हो। मेरी प्रायोरिटी है कि जो 34 करोड़ इस समय अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, जो विद्यार्थी भारत में हैं, जब वो बाहर निकलें और उनको हम एक नया देश दें, तो वो भी गाएं फौजा ही फौजा, मौजा ही मौजा, क्योंकि 2047 तक तो हमें विकसित भारत बनना है। और मेरा ये भी वादा है, जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, हम 2047 तक नहीं इंतजार करेंगे। पाकिस्तान के बारे में कहते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। मैम मैंने कितने लोगों से पूछा व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ, हाँ जी आइडियोलॉजी ऑफ, हाँ मैं टाइगर समझ गया, है क्या तुम्हारी? हाँ जी बस आइडियोलॉजी है। हाँ जी क्या है तुम्हारी आइडियोलॉजी? हाँ जी आइडियोलॉजी है। कोई नहीं जानता कि क्या है। अगर इस्लाम तुम्हारी आइडियोलॉजी है तो बाकी जो 56 मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे आप। उनकी आइडियोलॉजी तो इस्लाम नहीं है। सऊदी अरेबिया को देखो, जो गार्डियन ऑफ द टू मॉस्क है, जो इस्लाम का, जिसको हम गढ़ कहते थे एक टाइम पे, वो तो बहुत लिबरलाइज कर रहे हैं। लेकिन ये जाना चाहते हैं रियासत मदीना 7वीं शताब्दी, और टाइगर ये 21वीं शताब्दी है। तो कहाँ ले जा रहा है अपने देश को? द वर्ल्ड इज मूविंग टू द फ्यूचर, पाकिस्तान जा रहा है पीछे। a dangerous tribalist version of इस्लाम। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने, मेरा ख्याल 170 साल हो गए, कि जब पेट खाली हो ना, धर्म ठूस दो उसमें, उसको ये चूरन खिलाओ कि टाइगर मत फिक्र कर, कोई बात नहीं, इस धरती में तेरे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कोई बात नहीं, अगले जन्म में तेरे पास 72 चुड़ैलें, नहीं चुड़ैलें नहीं मिलती है, पूरे पूरे मिलेंगे वहां पर, कल काम उसके लिए, वाह वाह शाबाश शाबाश। व्हाट रबिश, व्हाट टोटल नॉनसेंस। तो भाई मेरी जिंदगी, अब मैं 74 साल का हूँ, कितने साल जीना? आई वॉन्ट बी हैप्पी, इट्स द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ। लेंथ ऑफ माई लाइफ से मुझे कुछ लेना देना नहीं। अच्छी तरह से जीऊँ, आराम से रहूँ, शांति में रहूँ। और वहां पे तो कुछ जब होता ही नहीं है, जब आपकी 500 रुपए आपको 1 किलो चीनी खरीदनी पड़ती है, हाँ जी अगले जन्म में ना आपको मुफ्त में चीनी मिलेगी। तो यार टाइगर, अगले जन्म तक मैं क्यों इंतजार करूं, मुझे इस जन्म में दे। फिर एक सवाल उठता है, ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ मैम, इफ आई हैव द टाइम। पाकिस्तान की आतंकी फौज, ये जो भेजते रहते हैं जय, कहाँ से आते हैं? ये मैंने पूछा था, मैंने लेक्चर सुना था, क्रिस्टीन फ्रेश इज एन एक्सपर्ट ऑन पाकिस्तान। उन्होंने क्या कहा था, कराची की जो झोपड़पट्टी है वहां जाके, बाकी शहरों में जो स्लम्स है वहां जाके देखो, एक झोंपड़ी में 25 बच्चे हैं कपल के। माँ के पास पैसे नहीं है, पति के पास नौकरी नहीं है, तो माँ क्या करती है, फिर कोई ये जिहादी तंजीम वाले आते हैं, भाई 5 बच्चे हमें दे दो, ये लो 10,000। वो खुशी से बेटी वो 5 और पैदा कर लेगी, इसका क्या फर्क? फिर उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, उनको बताया जाता है जाओ जी, वैसे तो 72 मिलती है, अगर काफिर को मारोगे तुम्हें 200 और मिलेंगे। वो बेचारा बेवकूफ जाता है, बम बम लगाता है अपने जिस्म पे और उसको एक्सप्लोड कर देता है अपने आप। तो जब तक ये गरीबी भी वहां खत्म नहीं होगी, जो नहीं होगी, ये आते रहेंगे। ये कैनन फॉडर इसको कहते हैं, ये तोप के सामने जो निशाने होते हैं ना, खड़े हो जाते हैं, ये आते रहेंगे। इनका कोई, इनकी फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। आपको पता है मैम, पिछले साल अनुमान लगाया 10 लाख उस देश के लोग अपना देश छोड़ के भाग गए। ये पढ़े लिखे लोग। लेकिन यहाँ पे हमारा भविष्य क्या है? भारत में तो भविष्य है ना, विकसित भारत मेरा लक्ष्य है। उनका क्या है? उनका ये है टोटली आइसोलेटेड पाकिस्तान, ये आपका लक्ष्य। बातें बड़ी बड़ी करेंगे वो मुनीर, हम तो सुपीरियर हैं सबसे। ओए
तेरे को इतना ठोकेंगे। जब तुमने अमेरिका में क्रिश्चियन देश मान लीजिए, तो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन पे हमला किया था, हमास ने यहूदी सभ्यता पर हमला किया था, आपने हिंदू सभ्यता पर, सनातनी सभ्यता पर हमला किया। सब पे आप ही हमला करते रहते। दिमाग खराब है तुम्हारा कि हम सुपीरियर हैं बाकी सबसे। अमेरिकन लोग और सतर्क हो जाएंगे, और यार ये मुसलमानों से बात मत करो, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, बदमाशियां करनी शुरू कर। इज एन इडियट दिस मैन। वहां तो आर्मी चीफ बन गया है ना, हाफिज है, कुरान जानता है। सच्ची बता रहा हूँ, अमेरिका में होता नहीं अगर, तो इसको कोई डोर कीपर की भी नौकरी ना दे। वहां तो आर्मी चीफ बन गया। बेवकूफ, एन एब्सोल्यूट इडियट। बाय द वे, अपने बच्चे इसने बाहर भेज दिए, इसकी पत्नी और बच्चे चले गए। इतना बहादुर सिपाही है ये। ओ जहाज, बेवकूफ। क्यों इतना पैसा खर्च करते हो? कारगिल की लड़ाई आपको बता दूं, जो हमने अनुमान बाद में, मैं तो रिग्रेशन एनालिस्ट हूँ, समझने की कोशिश करते हैं मैम। 3 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $3 बिलियन। मैं अभी अरब खरब में मेरा माइंड डॉलर के साथ फिक्स्ड है। $3 बिलियन उसने खर्च किए, मैंने खर्च की। मेरी इतनी बड़ी आर्थिक व्यवस्था, आई अब्सॉर्ब, उसकी नहीं है मैम। वो नहीं कर पाता, बेवकूफ। तू कश्मीर लेके क्या करेगा? कश्मीर इज अ पीस ऑफ रियल एस्टेट, धरती है, क्या करेगा? तेरी सारी चीजें दूर हो जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने उनको सुना इंटरनेट, ओ जी ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, कश्मीर हमको मिल गया, सब ठीक हो जाएगा। ओ जी वो वेस्ट अफ्रीका में जंग हो रहा है ना, कश्मीर हमको मिल गया, वो शांति हो जाएगी। ओ जी चंद्रमा पर एक तूफान आया था जी, कश्मीर हमें मिल गया, सब ठीक हो जाएगा। दे हैव गॉन मैड, दे कांट थिंक बियॉन्ड। तो ये ओसीडी की ट्रीटमेंट होती है। एलिस इन वंडरलैंड किताब का नाम तो सुना है, लुइस कैरल की। उसमें एलिस वंडरलैंड में फंस जाती है, तो फिर वो चेशायर कैट बिल्ली के पास जाके कहती है, बिल्ली मासी यहाँ से बाहर कैसे निकली? तो बिल्ली मासी उसको कहती है कि बेटी आपने जाना कहाँ है? तो एलिस कहती है मुझे तो पता ही नहीं। तो बिल्ली मासी कहती है फिर कोई भी रास्ता ले ले। तुझे पता ही नहीं है कहाँ जाना है तो कोई भी रास्ता ले ले, बहुत से रास्ते। पाकिस्तान की वो हालत। वॉट इज योर एम? ओ वी विल बी इस्लाम। यार मैं जानता हूँ तुम्हारा एम क्या है। हाँ जी बस ये है जी आइडियोलॉजी। ओ कौन सी आइडियोलॉजी? बोल तो सही। नहीं वो नहीं पता क्या है जी। दैट इज द बेसिक। अब तो वहां के लोग भी डरते हैं। आपके चैनल पे, बाकी चैनल में देखता हूँ, वहां के मेहमान आते हैं तो हर के पीछे एक सिपाही खड़ा रहता है बंदूक लेके, और उसकी स्क्रिप्ट से पढ़ता है। वो नीचे देख के, हाँ जी ये जी हम लड़ेंगे जी, हम बता रहे हैं, हमारे आर्मी चीज बहुत अच्छे हैं जी, हमारी सरकार बहुत, वो सब पढ़ के पीछे सिपाही खड़ा हो, बात नहीं कर पाते। सवाल आप उससे पूछोगे कि टाइम क्या है जी अभी इस समय पाकिस्तान, हाँ जी हम कश्मीर लेके रहेंगे। तो यार मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बारिश शुरू हुई है कि हाँ जी हम कश्मीर लेके रहेंगे। व्हाट डू यू डू विद दीस पीपल? हु डू यू टॉक टू? फौज से बात करो, सिविलियन गवर्नमेंट तो है नहीं। और वो एक बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता है, कहता है मैं प्रधानमंत्री हूँ। उसका चेहरा देखिए ना, लगता है रो रहा है। अच्छा वो भी अब लापता है, किसी को नहीं मालूम कहा। मुझे लगता है वो भी भाग गया। इन सबको पता है कि अब बहुत मार पड़ने वाली है, भागो यहाँ से। और फिर एक वो हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है जी। एक होता था हाँ, इनका, वो आजकल जेल में है, क्या नाम था उसका, कुरैशी था, वो हाँ, विदेश मंत्री है ना, कुरैशी था ऐसा ही कुछ। हाँ, वो हाँ, हर yes। चीज पे बैठा। तो मैं जब न्यूयॉर्क में एक बार मिला था यूएन हेडक्वार्टर में, तो किसी ने मुझे मजाक में, किसी ने कहा भाई इससे पूछा कि साहब कॉफी लेंगे चाय लेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। सर मैं पूछ रहा हूँ कॉफी पियोगे या चाय पियोगे? अच्छा सर आपकी गाड़ी आ गई है, तो अगर गाड़ी लेट हो जाए टैक्सी मंगवा दूं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। उस सर उसका क्या लेना देना? मैं दिमाग खराब, उसका दिमाग टोटली ऑब्सेस्ड। तो जब ऐसी चीजें होती है, नेता ही ऐसे होते हैं, फिर लोग क्या करेंगे? और ये सब अनइलेक्टेड लीडर्स हैं, इनको किसी ने चुना नहीं है। एक जो पॉपुलर था क्रिकेट खिलाड़ी, उसको आपने जेल में डाल के रखा। देखते हैं क्या होता सर एक चीज समझाइए कि ये जो न्यूक्लियर उसकी वेपन की धमकी देते रहते हैं, आपको लगता है कि वर्ल्ड कम्युनिटी को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि इनसे वो तो ले लिया जाए, वो तो खिलौना ही मतलब लेके घूम रहे है। कम्युनिटी भूटान नहीं है, नेपाल नहीं है। जो इनके न्यूक्लियर वेपन से एक टाइम आया था जब इसराइल और भारत ने कहा था इनको डी न्यूक्लियराइज करें, वो होगा मैं। और वैसे भी न्यूक्लियर वेपन्स की एक वैल्यू होती है डिटरेंट के लिए, यूज कोई नहीं करता, बताने के लिए होती है कि मेरे पास है, कर ले जो करना है। और जब मैं करता हूं तो मैं खामोश हो जाता, फिर आगे कुछ नहीं करता। तो नोबडी इज गोइंग टू यूज इट। देखिए मैं, डूम्सडे सिनारियो, कुछ किताबें लोगों ने लिखी है, मैंने पढ़ी हुई थी। एक किताब का नाम था ड्रैगन फायर, बहुत साल पहले। उस किताब में क्या, अभी एक रिसेंटली किताब छपी है अमेरिका में, न्यूक्लियर बॉम्ब, मैं पढ़ रहा हूँ क्या होगा। 2 3 4 वो हमारे शहर जो है, नो क्वेश्चन, वो बुरी तरह से घायल हो जाएंगे, लेकिन फिर 10,000 साल के लिए उस देश का नाम बच जाए। उसकी ताकत मेरे बराबर की नहीं है मैम, 10 गुना ज्यादा शक्ति है मेरे पास।
चाणक्य ने कहा था, शक्ति अगर किसी चीज की इज्जत करती है वो केवल शक्ति की, और हम ये समझ गए हैं कि भारत की आज शक्ति है, तो हम आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, आंख से आंख मिला के बात करते हैं। आज मेरे पास दौड़े आते हैं, दुनिया की टॉप 3 मिलिट्रीज, टॉप 3 इकोनॉमी, नंबर 1 इन पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी हमारी बेस्ट है, एजुकेशन हमारी बेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देखो, 34 किलोमीटर सड़कें हम रोज बनाते हैं, 12 किलोमीटर रेल हम रोज बनाते हैं, 8 नए हवाई अड्डे हर साल हम बनाते हैं। ये सब कुछ जो चलता जा रहा है, हम दौड़ते जा रहे हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं ना। उसके पास हाँ सॉरी सॉरी एक चीज है, जिहाद, मैं जिहाद करूंगा। कर भाई, कर भाई, तो क्या करना है उससे? सो यू नो, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके पास पड़े रहने तो उसका वो इस्तेमाल नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो चलते भी होंगे। और अगर चले, अगर ने कोशिश की, सब लोग, चीन भी उसको बोलेगा पागल मत बन, ये तू क्या कर रहा है, तू खत्म हो जाएगा, मेरे पैसे पहले वापस कर दे, फिर खत्म हो जाएगा। तो पैसे कहां से वापस करेगा? सो दिस इज द गधे बेच रियलिटी। सर, गधे बना बेच बेच के पैसे इकट्ठा कर तो रहा है बेचारा पाकिस्तान। गधे टेबल पर बैठ के गधों के साथ डिस्कस करते हैं गधों का व्यापार। लेकिन सर, अब वहां पे डर बहुत है, एयर स्पेस बंद कर दिया है, फौजियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी, जैसे आप बता रहे कुछ तो भाग ही गए हैं जनरल वहां के, उन्होंने अपनी फैमिलीज को बाहर भेज दिया है। अफगानिस्तान चले गए हैं। हाँ, अफगानिस्तान तक चले गए सर। डर बहुत ज्यादा है, उसको लग रहा है कि हम क्या सीधे सीधे अटैक करेंगे? हमारे पास तो बहुत सारी ऑप्शन है सर उसको खत्म करने की। 100% मिलिट्री ऑप्शन इज द लास्ट, वो दंड का आखिरी होता है। बाकी जो चीजें हमने करनी थी करनी है। आइसोलेट हो गया, अभी गया नहीं है वो, यूएन के पास जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट जी इंडस वाटर ट्रीटी, हम सीधा बोलेंगे कि भाई ये कहाँ है ट्रीटी में लिखा कि तू उसके ऊपर दखल देगा, वो चुप हो जाएगा, उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है। मैम, अगर पाकिस्तानी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और टाइगर लोग, हम चाणक्य की संतान है, आप बच्चे हो हमारे सामने, आप पता नहीं है डिप्लोमेसी क्या होती है, मुझसे पूछो। कई लोग हमसे कहते हैं दैट इंडियंस आर द बेस्ट नेगोशिएटर्स इन द वर्ल्ड, ये तो खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है नरेंद्र मोदी के बारे में, दैट इज अ टफ नेगोशिएटर, इज बेटर देन आई एम। तो बड़ा मजा आता है ये चीजें सुन के, वो सच बोल रहा है। भाई अगर हम लोग कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रम्प इज द बैरन ऑफ बिजनेस, तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी इज द नवाब ऑफ नेगोशिएशन। जो गुजराती है मैम, उसकी तो रग रग में नेगोशिएशन भरी हुई है, बिजनेस है। आई मीन आई से दिस विद टोटल यू नो क्या कहते हैं, आई से इट विद टोटल रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन फॉर व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग। सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। आप समझ जाइए इसको कि नेगोशिएशन के मामले में एक्सेट्रा इनका कोई इनकी हकीकत नहीं है, इनकी सच्चाई कुछ नहीं है, ना इनका पास्ट था, ना इनका प्रेजेंट है, ना इनका फ्यूचर हो। देश छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये जो अभी जिक्र हुआ है कि जो चीजें ये बकवास कर रहे हैं, वी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एट द राइट टाइम। अंग्रेजी की कहावत है कि रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। और फिर मैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैम आपको भी बताता हूँ, करोड़ों लोग जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, यू नो इन माय ओन फैमिली, माय फादर वाज अ पठान, पश्तून फ्रॉम गजनी, माय मदर वाज अ सिखनी, आई एम मैरिड टू अ राजपूत। मेरे एक्सटेंडेड परिवार में अमेरिका में एक हमारी बहू मुसलमान है, मेरी सिस्टर जो है उनके पति इज अ क्रिश्चियन, और अब हमारे परिवार के एक साहिबजादे एक यहूदी लड़की के साथ घूम फिर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है मैम? हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, ये चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखती है। और फिर जो क्यों मैंने कहा कि पठान का खून है मेरी रगों में, एक कहावत है, आप सुन लीजिए पाकिस्तान के लोगों, भगवान आपकी रक्षा करे कोबरा के जहर से, शेर के दांत से, और पठान के गुस्से से। फिर हम दाएं देखते हैं ना बाएं, कुचल देंगे आपको। भाग जाइए अपने देश से, या अपने फौज को नपुंसक बना। आपके लिए एक ही भविष्य है, किक योर आर्मी आउट, डिस्ट्रॉय देम। हम वादा करते हैं कि हमें आपकी धरती नहीं चाहिए, हमको आपके लोग नहीं चाहिए, आप वहीं रहिए, लेकिन डेवलपमेंट की तरफ देखिए। ये जो नैरेटिव बना रखा है कि भारत हमारा इटर्नल एनिमी है, और मैंने कब कहा मैं तुम्हारा इटर्नल एनिमी? हाँ, ये आपने मान लिया कि इटर्निटी के लिए भारत रहेगा, वो तो मैं रहूंगा, लेकिन इटर्नल एनिमी क्यों मुझे आपने करार दे दिया? मैंने क्या किया? हमने आपको जाने दिया, आप अलग हो गए, जाओ बैठो मौज करो, लेकिन दिमाग खराब हो चुका है। मैं दिमाग को कैसे ठीक किया जाए मैं नहीं जानता, मैं हार गया। आई डोंट अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट ऑफ द मिलिट्री। बाकी तो बहुत से लोग जो विदेश चले जाते हैं, मैं जॉर्जिया में आपका राजदूत होता था, तो एक रेस्टोरेंट में वहां की इंडियन कम्युनिटी पहले दिन ने मुझे बुलाया कि सर बड़ा अच्छा भोजन है, चलिए। तो रेस्टोरेंट का नाम था न्यू दिल्ली, अभी तक मुझे याद है, टीबीडीसी राजधानी है, बहुत साल हो गए। बहुत अच्छा भोजन था, मैंने कहा भाई मैं
कुक को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा भोजन में। तो आया, मैंने कहा आपका नाम क्या? उसने बताया कि कोई मोहम्मद अहमद या अहमद खान। मैंने कहा कहाँ के हो? तो कह रहा है सर मैं कराची से हूँ। मैंने कहा फिर आपने अपने रेस्टोरेंट का नाम न्यू दिल्ली क्यों रखा? कहते सर अगर इस्लामाबाद रखता कौन आएगा यहाँ पर। ये वो चौटियन मुझे कह रहा है, और सब वहां कहते हैं वी आर इंडियंस। शर्म आती है कहते हुए हम पाकिस्तानी, बिकॉज देन आपने बोल दिया पाकिस्तानी। आपको याद है ना उनकी एक एक्टर लेडी भी गई थी इंडियन क्रू के साथ फिल्म बनाने जॉर्जिया में, और फिर टीवी पे रोई, कहती मेरी सारी इंडियन क्रू तो निकल गई, मेरा जब देखा पाकिस्तानी पासपोर्ट, आ जाओ बैठ जाओ। 1 घंटे के लिए मुझसे सवाल किए, कौन है, किससे मिली है, क्या खाती है, क्या पीती है, टेररिज्म से आपका क्या संबंध है। तो ये अगर ऐसी चीजें उस देश में होती है, पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, पूरी दुनिया शक की नजर से देखी। व्हाट आर यू डीलिंग, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यार आंखें खोलो, हकीकत देखो। एक होती है अफसाना जिसमें आप जीते हैं, एक है हकीकत जिसमें हम जिंदा रहते हैं। सर और इस बार पाकिस्तान को यही हकीकत डरा रही है। उनको समझ में आ गया है कि उनके वो जो मुनीर है उसने बकवास करके पंगा ले लिया है, और भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से पहले घेराव किया है पाकिस्तान का, और मिलिट्री एक्शन तो पाकिस्तान के खिलाफ होगा, ये और इस फाइनल बार स्टेज होगा, कल्पना से फाइनल। ज्यादा होगा। अब कब होगा ये आप लोग इंतजार करिए। आप जाइए बॉर्डर पे बैठिए। आपने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस कम करके यहाँ बुला लिए, बलूचिस्तान से कम किया तो उन्होंने आपकी फौज को ठोका है। अब पश्तून जो है अफगानिस्तान के, वो भी ठोकेंगे क्योंकि वो डूरंड फूरंड लाइन को मानते नहीं है, वो तो सिंधु नदी तक जाना चाहते हैं। वो भी चला गया आपका इलाका, बलूचिस्तान भी गया, खैबर पख्तूनख्वा भी गया। आप पंजाब में बैठ गए, वहां पे अल्लाह 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 करना दिन रात, कुछ नहीं मिलेगा टाइगर। ये है 2025, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, आप वहीं के वहीं फंसे हुए। ये 2008 नहीं है सर, जो इतनी बड़ी चोट सहने के बाद भी हम चुप बैठे रहे थे और इसको क्लीन चिट देते फिरते थे। ये 2025 है। और बहुत से हमारे लोग हैं जो अभी भी कहेंगे नहीं पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके पास न्यूक्लियर। एक मेरे ही, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ, 85 साल के रिटायर्ड फॉरेन सर्विस, हाँ जी पाकिस्तान की इज्जत करो क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर है। छोड़ दे यार टाइगर, मेरे पास नहीं है। पीएम क्या बोले, मेरे न्यूक्लियर वेपन दिवाली के लिए रखे हुए हैं। इस टाइप की बकवास मत किया करो, शर्म करो। भारत के निवासी वहां जाके क्यों नहीं बच जाते हो? मुझे गुस्सा आता है कि मेरी सेवा का ये व्यक्ति है, दिमाग बौखला गया है, क्योंकि जिस पार्टी में गया था उन्होंने बाहर निकाल दिया, सुनता नहीं है कोई, तो बस अब कोई ना कोई बयान देगा ताकि मीडिया उसको कवर कर ले, कहेगा जी मैं तो बहुत चौधरी, मैंने तो शांति लिया। हो जाए यार, घर में बैठ के अगर रोटी नहीं है तो मेरे ड्राइवर से मांग ले। सर जिनका आप नाम नहीं ले रहे, मैं तो ले सकती हूँ, मणिशंकर अय्यर। वो तो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बैठकर बोलते थे मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। उनको तो दुखी हो रहा होगा कि बना नहीं पाएंगे पाकिस्तान। तो आपको एक्सटर्नल एनिमी की जरूरत है जब ऐसे लोग बैठे हो यहाँ पर। कोई बात नहीं मैम, इनके साथ भी हम निपटेंगे, भारत के लोग निपटेंगे। उसकी अपनी पार्टी ने उसको दफा कर दिया है, आजकल बहुत गालियां देता फिरता है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज पर्सनल एम्बिशन? मैडम अगर आपके पास कुछ, मेरे पास तो है, अगर आप मदद कर दीजिए, मैं एक लोटा और एक चिमटा खरीद के उसको दे देता हूँ। बाएं हाथ में लोटा, दाएं हाथ में चिमटा, अलाथ निरंजन कहता हुआ हिमालय जाके बैठ जाओ वहां पर। 85 साल की, कितने 2-3 साल के अंदर तू चला जाएगा, तो वहां पे जाके आप भगवान से माफी मांग, जो भी तेरा भगवान है। एक चीज कह दूं मैम, जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं जो भारत के साथ हमसे पंगा लेते हैं, जिस भगवान में आप भरोसा करते हो, और मैं बड़े सोच समझ के कह रहा हूं, जिस भी भगवान में आप भरोसा करते हो, आप उससे माफी मांगो, क्योंकि भारत आपको माफ नहीं करेगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। भारत माफ नहीं करेगा सर, इसीलिए तो खलबली मची हुई है, इसीलिए तो डरा हुआ है पाकिस्तान। सर आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे आपने दर्शकों को मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। जब आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत माता की जय थैंक हो, यू। वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय सिया राम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय सिया राम।